सब आसान हुआ जाता है, मुश्किल वक्त तो अब आया है। जो कल तक नामुमकिन लग रहा था वो अब मुमकिन जान पड़ता है। यूक्रेन के सामने रास्ते खुलने लगे हैं। रूस भी बातचीत की मेज़ पर आ गया है। खबरें हैं कि व्लादिमीर पुतिन अब सिक्योरिटी गारंटी पर बात करने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ज़रा ही सही अब यूक्रेन की भी सुनने लगे हैं। अब के यूक्रेन की शर्तें भी उनके एजेंडा में हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात अब भी बाकी हैं। क्या क्या मुश्किलें और आसानियां हैं, ये तो संभवतः रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18 अगस्त को फ़ोन कॉल पर बता दिया। अलास्का मीटिंग का एक असेसमेंट उन्होंने शेयर किया भारतीय प्रधानमंत्री से। पर अब इन्हीं मुश्किलों का पुलिंदा लेकर के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोबारा वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। यूरोप को डर है कि उनका जाना कहीं बेहद खौफनाक क्रिया ना बन जाए, इसलिए इस बार ज़ेलेंस्की के साथ यूरोप के कई नेता भी हैं। पश्चिमी एकजुटता का ख्याल ओवल ऑफिस में स्वरूप लेगा और मसला वो तो ज़मीन का ही था, ज़मीन का ही है। यूक्रेन अपनी ज़मीन गंवाना नहीं चाहता, रूस कब्जाई हुई ज़मीन छोड़ना नहीं चाहता और अमेरिका वो तो हमेशा ही अपनी ज़मीन तैयार करने में लगा रहता है। तो आज यानी 18 अगस्त को है ट्रंप ज़ेलेंस्की 2.0 और आज के शो में हम जानेंगे कि ज़मीन पर बात कैसे बनेगी, पुतिन और ज़ेलेंस्की की क्या क्या शर्तें हैं, यूरोप के क्या स्टेक्स है इसमें, ट्रंप क्या चाहते हैं और इन कूटनीतिक गतिविधियों से भारत के कौन से हित जुड़े हुए हैं। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। 15 अगस्त की रात हमने अपने आज़ादी का जश्न मनाया, लेकिन ये जश्न यूक्रेन के लोगों के हिस्से नहीं आया। उस रात उनके प्रतिनिधित्व के बगैर ही उनके मुल्क की किस्मत लिखी जा रही थी। दो ताकतवर नेताओं ने ये जिम्मेदारी खुद उठा ली थी। तिस पर भी सितम ये कि उनमें से एक नेता उस देश से था जिससे यूक्रेन की जंग चल रही है। उस रात अमेरिकी ज़मीन पर एक रूसी विमान उतरा। विमान से उतरे शख्स के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति तालियां बजा रहे थे। लाल कालीन पर दोनों ने हाथ मिलाया और कदम से कदम मिला करके एक अस्थायी पोडियम की ओर बढ़े। ऊपर आसमान में F-22 लड़ाकू विमान और उसके साथ B-2 बॉम्बर चक्कर काट रहे थे। पश्चिम के अलमबरदार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिमी दुनिया में तिरस्कृत व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े थे। फिर दोनों अमेरिकी राष्ट्रपति की कार लिमुजीन में चढ़े द बीस्ट में। मीडिया हक्का बक्का। तस्वीरें बस इतना कह सकी कि गाड़ी के धुंधले शीशों के पीछे दोनों 10 मिनट तक बात करते रहे। अंदर क्या कहा गया कोई नहीं जानता, बाहर सिर्फ पुतिन की मुस्कान नजर आई। ये समझौतों से पहले की नुमाइश थी जिसने यूक्रेनियों को डरा दिया। साथ ही याद आया कि जब इसी साल ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो क्या हुआ था। Millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. रूस के लिए ये कूटनीतिक मंच पर वापसी थी, पुतिन के लिए एक जीत और यूक्रेनियों के राष्ट्राध्यक्ष ये सारा मंजर सिर्फ टीवी पर देख सकते थे। अलास्का में हुई ये मीटिंग किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। पहली बार कूटनीति की दुनिया में कोई असफल मुलाकात राहत की अलामत थी। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने ऐलान किया कि ट्रंप और उनके बीच यूक्रेन को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और साथ ही उन्होंने यूरोप को चेतावनी दी कि इस बातचीत को पटरी से ना उतारें। किसी को भी चेतावनी वो दे सकते हैं। इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फ़ोन मिलाया, फिर यूरोप के लीडर्स के साथ भी फ़ोन पर बात की। ज़ेलेंस्की भी उस कॉल पर शामिल थे। ट्रंप ने सबको मीटिंग का ब्यौरा दिया, फिर ट्रूथ सोशल पर लिखा ज़ेलेंस्की 18 अगस्त को वॉशिंगटन मुझसे मिलने आएंगे और अगर सब ठीक रहा तो शायद ज़ेलेंस्की और पुतिन की सीधी मुलाकात भी तय की जा सकती है। इसी पोस्ट में ट्रंप ने यह भी लिखा कि यूक्रेन की जंग का हल सिर्फ सीज फायर से नहीं निकलेगा, सबसे बेहतर रास्ता है सीधा एक शांति समझौते तक पहुंचना, क्योंकि सीज फायर अक्सर टिकते नहीं।
ट्रंप का यह कहना पलटी मारने जैसा था। दरअसल यूरोप के लीडर्स चाहते थे कि सबसे पहले तो जंग रोक दी जाए, एक अस्थायी युद्ध विराम हो और बमबारी रुकने के बाद ही शांति पर बात हो। यूरोप के लीडर्स ने अपना पक्ष अलास्का समिट से पहले ट्रंप के सामने रखा भी था। ट्रंप उन्हें भरोसे में लेकर के पुतिन से मिलने गए भी थे। ट्रंप ने यह भी कहा था कि पुतिन सीजफायर के लिए नहीं माने तो नतीजे बहुत बुरे होंगे, लेकिन मीटिंग के बाद उनके तेवर बदल गए और वो पुतिन वाली बात दोहराने लगे। सीजफायर के बगैर सीधे एक समझौते पर पहुंचने को तर्कसंगत बताने लगे। इसी बीच कुछ खबरों ने साफ किया कि मीटिंग में पुतिन ने क्या क्या डिमांड्स रखी थी। सबसे बड़ी जमीन की है। इसको समझने के लिए कुछ नक्शे देखने होंगे। फरवरी 2022 में जंग शुरू हुई। अप्रैल 2022 में यूक्रेन की 27% जमीन रूस के हाथ में थी। रूसी सेना तब यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई थी। फिर यूक्रेन ने पलटवार शुरू कर दिया और रूस का कब्जा घटने लगा। अब 2025 का अपडेटेड मैप आप देखिए। फिलहाल यूक्रेन की करीब 19% जमीन रूस के कब्जे में है। कब्जाई गई जमीन लाल रंग में दिखाई गई है। इसमें 2014 में कब्जाया गया क्रीमिया तो है ही, उसके अलावा 2022 के बाद हाथ आए डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरीजिया और खेरसोन भी हैं। रूस इन पर अपना हक जमाता है, लेकिन इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, यानी ये जमीन कानूनन अब भी यूक्रेन की है। अब एक और नक्शा आप देखिए। इस पर जंग की फ्रंट लाइन दिख रही है। इस लाइन के इर्द गिर्द रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर हमलावर हैं। लाइन से पूरब की ओर इलाका रूसी सेना के कब्जे में है और पश्चिम की ओर के इलाके अब भी यूक्रेनी सेना के हाथ में हैं। गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि जंग की मौजूदा फ्रंट लाइन और रूस के कब्जे वाले 4 प्रांतों की सरहद मेल नहीं खा रही है। यानी ग्राउंड रियलिटी ये है कि उन 4 में से सिर्फ एक लुहांस्क के लिए कहा जा सकता है कि उस पर रूस का पूरा कब्जा है। डोनेट्स्क, जापोरीजिया और खेरसोन तीनों का लगभग 1/4 हिस्सा अब भी यूक्रेन के हाथ में है। यूक्रेनी अखबार कीव पोस्ट ने सैटेलाइट इमेजेस के इस्तेमाल से इसका सही हिसाब निकाला है। लुहांस्क में 99% जमीन रूस के कब्जे में है, खेरसोन में 69%, 69%, डोनेट्स्क में 75%, जापोरीजिया में 73%, खार्किव में 4% और सुमी में सबसे कम लेकिन जिक्र के काबिल 1% से भी कम जमीन रूस के कब्जे में है। अब पुतिन की डिमांड है कि यूक्रेन डोनेट्स्क और लुहांस्क से पूरी तरह हाथ खींच ले, यानी डोनेट्स्क का वो हिस्सा भी रूस को सौंप दे जो उसके कब्जे में अभी नहीं है। इसके बदले पुतिन जापोरीजिया और खेरसोन में फ्रंट लाइन पर लड़ाई फ्रीज कर देंगे, यानी मौजूदा फ्रंट लाइन ही सरहद हो जाएगी और जापोरीजिया, खेरसोन का बचा हुआ हिस्सा यूक्रेन के हाथ में ही रहेगा। पुतिन यूक्रेन के उत्तरी हिस्से यानी सुमी और खार्किव में कब्जाई हुई कुछ छोटी सी जमीन के टुकड़े वापस करने को तैयार हैं। ये करीब 440 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, लेकिन वो चाहते हैं कि डोनेट्स्क का पूरा जमीन जो है वो उनके हाथ में आ जाए। इसमें ऐसी क्या खास बात है डोनेट्स्क में, जानते हैं। लुहांस्क डोनेट्स्क से मिलकर के बनता है डोनबास रीजन। आपने ये सुना होगा नाम जब लड़ाई शुरू हुई थी। रूस आज 88% डोनबास पर काबिज है, लेकिन बाकी हिस्सा अब भी यूक्रेन के हाथ में है। दिक्कत यह है कि यूक्रेन के लिए डोनबास का इलाका सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि रूस के खिलाफ उसकी सुरक्षा ढाल है। अगर यह हिस्सा गया तो रूस की अगली चढ़ाई सीधे देश के केंद्र तक पहुंच सकती है। इसलिए यहां पर पिछले 3 साल में लड़ाई सबसे ज्यादा इंटेंस है, लेकिन रूसी सेना यूक्रेन को पीछे धकेलने में नाकाम रही है। ऐसा क्यों, वो आप नक्शे पर देखिए। यहीं पर यूक्रेन का फोर्टेस बेल्ट है। यहां यूक्रेन ने बरसों से गहरी खाइयां, बंकर, बारूदी सुरंगें, ऊंची जमीन और कारखानों को किले की तरह जोड़ करके एक बेल्ट तैयार किया है। इस मोर्चे को रूस 2014 से तोड़ नहीं पाया। अगर ये टूटा तो मोर्चा 80 किलोमीटर पश्चिम खिसक जाएगा और यूक्रेन भविष्य में किसी भी रूसी हमले के वक्त ज्यादा कमजोर साबित होगा। डोनबास तो क्या, यूक्रेन चारों में से कोई भी इलाका रूस को नहीं देना चाहता। डोनबास में यूक्रेन की इंडस्ट्रियल ताकत बसी थी। यहाँ से सड़क और रेल दोनों की कनेक्टिविटी है। यूक्रेनी फौज की आवाजाही के लिए ये रास्ते ज़रूरी हो जाते हैं। जापोरीजिया और खेरसोन की अहमियत डोनबास से भी कहीं ज़्यादा है। जापोरीजिया और खेरसोन यूक्रेन को काला सागर, ब्लैक सी और अजोव सागर तक
पहुंच देते हैं। मतलब ये अगर इलाके पूरी तरह हाथ से निकल गए यूक्रेन के, तो जंग के बाद अनाज और बाकी माल का यूक्रेनी निर्यात लगभग ठप हो जाएगा। यहीं पर जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर ये रूस के हाथ में चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब रूस भी जापोरिजिया और खेरसोन नहीं छोड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि रूस ने 2014 में ही क्रीमिया कब्जा तो लिया था, लेकिन उसकी जमीन क्रीमिया से जुड़ती नहीं है। क्रीमिया से रूसी जमीन सिर्फ एक ब्रिज ही जोड़ पाता था। ऐसे में भौगोलिक तौर पर रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाली जमीन सिर्फ जापोरिजिया और खेरसोन ही हो सकते हैं। ये तो जमीन की बात हुई। पुतिन की कुछ और मांगे भी हैं। कौन कौन सी पॉइंट्स में देखिए। पहला, पुतिन चाहते हैं कि क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को औपचारिक मान्यता मिले, चाहे अमेरिका दे, चाहे पूरा पश्चिम और यूक्रेन। दूसरा है पाबंदियों का, सैंक्शंस का मसला। रूस पर जो तरह तरह के प्रतिबंध लगे हैं, पुतिन चाहते हैं कि उनमें से कम कुछ तो हट ही जाएं। ये साफ नहीं है कि बात अमेरिकी सैंक्शंस की हो रही है या यूरोपियन सैंक्शंस की, लेकिन इशारा है कि बिना रियायत के सौदा नहीं होगा। तीसरा है, पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा मिले और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को खुल करके काम करने का हक मिले। इस चर्च पर यूक्रेनी एजेंसीज आरोप लगाती हैं कि वो रूस का जासूस है और जंग का परोक्ष हथियार है। इसी वजह से यूक्रेन ने रूस लिंक्ड धार्मिक संगठनों पर बैन का कानून भी पास किया है। तीसरा मसला है नेटो। रूस चाहता है कि यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर हमेशा के लिए ताला लग जाए, बदले में वो किसी तरह की सिक्योरिटी गारंटी पर बात करने के लिए तैयार है। अब हम आ गए हैं सिक्योरिटी गारंटी की बात पर। सिक्योरिटी गारंटी होती क्या है? सीधी सी बात है, ये कुछ वादे होते हैं। सिक्योरिटी गारंटी यानी वादे, कस्में, वादे। कोई भी देश दूसरे से ये वादा करे कि सुरक्षा के मामले में वो या तो मदद करेगा या फिर हमला करने से खुद को रोकेगा। अब इसमें दो तरह की बात होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यानी अगर तुम पर हमला हुआ तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, जैसे नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। दूसरी तरफ नेगेटिव यानी हम वादा करते हैं कि हम खुद कुछ नहीं करेंगे, मतलब हम परमानेंट फौज नहीं भेजेंगे या न्यूक्लियर हथियार तुम्हारे पड़ोस में तैनात नहीं करेंगे। कल्पना करें कि अगर नेटो रूस से ये वादा करे कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेगा, तो ये रूस के लिए नेगेटिव सिक्योरिटी गारंटी हुई। यूक्रेन ने सबसे पहले ये गारंटी नेटो से लेनी चाहिए, इसलिए उसने नेटो में शामिल होने की मंशा रखी। इसी बिना पर रूस ने उस पर हमला कर दिया। जब नेटो का रास्ता दिखना बंद हुआ तो यूक्रेन ने कहना शुरू किया कि जंग रुकने के बाद उसे सिक्योरिटी गारंटी मिले। अगर रूस भविष्य में फिर से हमला करे तो उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिकी या यूरोपियंस तैनात हों। लेकिन ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में साफ कर दिया था कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन नहीं भेजे जाएंगे, जबकि यूरोप सैनिक भेजने के लिए तैयार था। लेकिन रूस तैयार नहीं था कि यूरोप के सैनिक यूक्रेन में तैनात हों। रूस के मुताबिक यूरोप के सैनिकों की तैनाती एक तरह से नेटो की तैनाती होगी। लेकिन अब ये तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। इस मसले पर एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ ने 17 अगस्त को यह साफ किया कि रूस अब मान गया है कि अमेरिका और यूरोप मिलकर यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देंगे। विटकॉफ ने 17 अगस्त को अमेरिकी न्यूज चैनल CNN से कहा, इस समिट में यह बात तय हुई कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को ऐसा आश्वासन दे सकते हैं जो नेटो के आर्टिकल 5 जैसा होगा। बस इस गारंटी में एक फर्क यह है कि यह गारंटी है तो बिल्कुल वैसी ही जैसे नेटो की मशहूर आर्टिकल 5 में लिखी है, लेकिन यह खुद नेटो की नहीं है, बल्कि सीधे अमेरिका और यूरोप की तरफ से है। 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोप के नेताओं के साथ बैठकर इस पर बात होगी। इसके पहले जेलेंस्की ने कहा है कि किसी भी गारंटी में यूक्रेन के EU एक्सेशन को भी मंजूरी मिलनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। हमें ऐसी सुरक्षा चाहिए जो नेटो के आर्टिकल 5 की तरह असल में काम करे। हम EU में शामिल होने को भी सुरक्षा गारंटी का ही हिस्सा मानते हैं। हमें पता चला है कि ट्रंप और पुतिन भी ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए हमने EU में शामिल होने का मुद्दा उठाया है। इसी बयान में जेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन का संविधान जमीन की अदला बदली की मंजूरी नहीं देता, इसलिए इस पर कोई भी बात ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की की ट्रायलैटरल मीटिंग में होनी चाहिए। रूस अभी भी डोनेट्स्क इलाके में कामयाब नहीं हो पाया है।
पुतिन पिछले 12 साल से इस पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाए हैं। यूक्रेन का संविधान किसी भी जमीन को छोड़ने या सौदे में देने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि जमीन का मसला बहुत अहम है। इसलिए इस बात पर सिर्फ यूक्रेन और रूस के नेताओं के बीच बात होनी चाहिए, वो भी तब जब यूक्रेन, अमेरिका, रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक हो। तो क्या यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी के बदले जमीन गंवाने पर राजी होगा? इसका जवाब शायद ना ही रहे, क्योंकि इसके पीछे एक इतिहास है। पीछे मुड़कर देखें तो यूक्रेन और रूस के बीच ऐसे कई समझौते हुए थे जिनका मकसद था सीमा की इज्जत और एक दूसरे की जमीन पर दावा न करना। जब सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार था। 1994 में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन कराया। इसमें शर्त थी कि यूक्रेन अपने सारे सोवियत न्यूक्लियर हथियार वापस रूस को सौंप देगा और इसके बदले उसे सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। यूक्रेन अकेला नहीं था, बेलारूस और कजाकिस्तान ने भी यही रास्ता चुना था और एनपीटी के तहत नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने थे। उस समय पांचों परमाणु शक्तियां अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस ने अलग अलग तरीकों से वादा किया कि वे यूक्रेन की आज़ादी, संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान करेंगे। इसमें साफ लिखा था कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को किसी भी तरह की धमकी या बल प्रयोग से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और अगर कभी यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला होता है या धमकी दी जाती है तो यूएनएससी के जरिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। फिर 1997 में दोनों देशों ने साइन किया ट्रीटी ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इसके आर्टिकल 2 में दर्ज था कि दोनों मुल्क एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और मौजूदा सीमाओं को अटूट मानेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इन कागजी वादों ने रूस को रोका नहीं। 2014 आते आते वही रूस जिसने हस्ताक्षर किए थे उसने क्रीमिया पर चढ़ाई कर दी। तो सवाल उठता है कि इन गारंटी का कितना रोल है? क्या ये कुछ अहमियत रखती भी हैं? और अगर नहीं रखती तो फिर यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी के बदले रूस की शर्तें क्यों मानेगा? हमने जानकारों से उनकी राय ली। तो बात सिक्योरिटी गारंटी की है, तो सिक्योरिटी गारंटी 2-3 तरह की हो सकती है। पहला तो यह है कि जैसे नेटो में एक क्लॉज है, क्लॉज 5, जिसमें कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट की बात होती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो ट्रीटी होती है उसमें है कि अगर आप पे अटैक होता है तो हर एक देश पे वो अटैक माना जाएगा, तो उस ढंग का क्लॉज, उस ढंग की कोई बातचीत हो सकती है। दूसरा यह कि जो कोलिशन ऑफ विलिंग है, यानी कि कुछ देश यूरोप के हैं वो वहाँ पे अपने रीएस्टोरिंग फोर्सेस भेजने की बात कर रहे हैं कि जैसे ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि मिलकर कुछ फोर्सेस वहाँ पे बॉर्डर में, जहाँ पे रशिया का बॉर्डर शुरू होगा यूक्रेन का, तो वहाँ पे कुछ फोर्सेस भेजने की बात है। तो ये सिक्योरिटी गारंटी की बात है। तीसरा यह कि कोई रिटर्न कमिटमेंट पुतिन से ले लें, जिसमें कि यह कहा जाए कि पुतिन यूक्रेन पे अटैक नहीं करेंगे और यूरोप पे भी अटैक नहीं करेंगे। तो इस ढंग की बातें हो रही है और मुझे लगता है कि कम से कम जो ट्रंप का साइड है और यूरोप का साइड है, एक तरह से कंसेंसस है सिक्योरिटी गारंटी को लेकर, कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन में 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में एंट्री लेंगे। इसके पहले जंग जमीन समझौते के अलावा ज़ेलेंस्की के पहनावे की भी चर्चा हो रही है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस ने रिपोर्ट किया है कि व्हाइट हाउस ने यूक्रेनी अधिकारियों से पूछा है कि क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप से होने वाली मुलाकात में सूट पहनेंगे या नहीं। पिछली बार फरवरी में ओवल ऑफिस मीटिंग के दौरान आपको याद होगा कि ज़ेलेंस्की ने फौजी वर्दी जैसी जैकेट पहनी थी। ये व्हाइट हाउस को, यहाँ तक कि ट्रंप को भी रास नहीं आया। अमेरिका के ही एक रिपोर्टर ने इस पर भी सवाल खड़ा कर दिया था कि ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस की गरिमा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने तंज कसा था कि आज तो बड़े सजे धजे लग रहे हैं। खबर है कि इस बार ज़ेलेंस्की वही काली जैकेट पहनेंगे जो उन्होंने नीदरलैंड्स में नेटो सम्मेलन के दौरान पहनी थी। तब ट्रंप से उनका पैचअप हो गया था। बहरहाल ज़ेलेंस्की के साथ नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिख मर्ज, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और ईयू चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन भी मौजूद होंगी। इसके पहले पुतिन की कुछ एक डिमांड्स तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही मान ली हैं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट डाला है। ट्रंप ने लिखा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहें तो ये जंग रूस के साथ तुरंत खत्म कर सकते हैं या फिर चाहें तो लड़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है, यूक्रेन का नेटो में जाना नामुमकिन है। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। हमने जानकारों से पूछा कि आज की मीटिंग कैसी हो सकती है, क्या पश्चिम एक बार फिर एकजुट दिखेगा या फिर ट्रंप अपने ही राग अलापेंगे हमेशा की तरह। इस मीटिंग के क्या निष्कर्ष निकलने की अपेक्षा रखें? देखिए, इससे सबसे पहला निष्कर्ष यह निकलता है कि यूरोप के देश सारे डरे हुए हैं।
क्योंकि जिस ढंग से एक तरह से समूह बना के वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको यही डर लगता है कि कहीं ट्रंप उनकी बेइज्जती फिर से ना कर दे, जैसे कि ज़ेलेंस्की का किया था, और ट्रंप कहीं टेरिटरी या उस ढंग का कमिटमेंट ना रूस को कर दें, और ज़ेलेंस्की पे दबाव बनाने की भी कोशिश ना करें कि टेरिटरी जो है वो रूस को दे दिया जाए। तो उसको रोकने के लिए यूरोपियन लीडर वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। दूसरा, उनको यह भी डर लग रहा है कि अगर उस ढंग का जो टेरिटरी इत्यादि देने की बात होती है, तो वो अगर दे देते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि नाटो भी ब्रेक कर सकता है, यानी कि अमेरिका अलग हो सकता है, अमेरिका के साथ कुछ नाटो के देश अलग हो सकते हैं। तो उसको भी एक तरह से जो यूरोपियन लीडर वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे बचाने की कोशिश हो रही है नाटो को, और एक तरह से जो अटलांटिक सिक्योरिटी है उसको बचाने की कोशिश हो रही है। तो यह भी एक मुद्दा है। और तीसरा कि यह सच है कि अभी जो अमेरिका जो चाह रहा है, वहाँ पे अमेरिका चाह रहा है कि वहाँ पे किसी न किसी ढंग का डील हो जाए। यूरोप चाह रहा है कि डील हो, लेकिन टेरिटरी नहीं दे यूक्रेन, और कोई सिक्योरिटी गारंटी की भी बात करें, तो वह मुझे लगता है रूस मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप टेरिटरी भी नहीं देंगे रूस को और सिक्योरिटी गारंटी भी आपको चाहिए। तो इन दोनों बातों पे तो रूस तो ईमान है। तो वैसे में कोई शांति समझौता होना मेरे हिसाब से मुश्किल है अभी। इस मीटिंग पर और रूस यूक्रेन जंग को लेकर के हो रही किसी भी कूटनीतिक गतिविधि पर भारत ने भी नजर बनाई हुई है। 18 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात हुई, जिसमें पुतिन ने ट्रंप के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री से साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे फोन कर अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के बारे में विस्तार से बताया। भारत लगातार यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता आया है और हर कोशिश का समर्थन करता है। आने वाले दिनों में हमारे संवाद और मजबूत होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसके पहले 16 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण हल चाहता है और हर प्रयास का समर्थन करता है। उन्होंने ज़ेलेंस्की को शांति को लेकर के हो रहे प्रयासों में प्रगति की शुभकामनाएं भी दी थी। इस मसले से भारत के क्या हित जुड़े हुए हैं, इन मीटिंग्स के निष्कर्ष से भारत को लेकर अमेरिका का रुख कितना बदल सकता है, समझते हैं जानकारों से। देखिए, भारत का हित तो पहला यह है कि अगर स्थिति सुधरती है, यानी कि समझौता दोनों देशों के बीच में होता है, तो वैसे में एक तो जो टैरिफ का इशू है, जो 50% टैरिफ जो लगा दिया, उस पे राहत मिलेगी भारत को। दूसरा कि अगर रूस और अमेरिका में समझौता है तो भारत के हित में है, क्योंकि भारत के दोनों अच्छे मित्र हैं। और तीसरा यह कि चीन को भी अलग थलग करने की जो भारत की नीति होती है और अमेरिका की भी नीति होती है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब रूस और अमेरिका में रिश्ते करीबी हो जाएंगे, तो उससे चीन जिस ढंग से अभी पॉलिटिक्स जो पोलिटिकली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, और जिस ढंग से रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ती जा रही है, वह भी कम हो जाएगी। तो भारत के फायदे ही फायदे हैं अगर ये समझौता होता है तो कल यानी 19 अगस्त की सुबह तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि रूस यूक्रेन की जंग हाल फिलहाल रुकने की कोई उम्मीद है या नहीं। उसका विश्लेषण और हर इफ एंड बट का जवाब हम कल के दुनियादारी में डिस्कस करेंगे। तब तक आप भी इस खबर पर नजर बनाए रखिए। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी, ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें इजराइल से हैं। राजधानी तेल अवीव में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सबको घर वापस लाओ और जंग बंद करो के नारे लगा रहे हैं। लोगों ने सड़कें और हाईवे ब्लॉक कर दिए। नेतन्याहू सरकार के मंत्रियों के घर के बाहर मार्च निकाला जा रहा है। पूरा शहर जैसे रुक सा गया है। स्कूल, दुकानें, बस, ट्रेन सब बंद हैं। इजरायली अखबारों के मुताबिक इनकी संख्या करीब 5 लाख हो सकती है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 22 महीने से गजा में जारी जंग अब खत्म हो, सरकार हमास के साथ डील करे और इजरायली बंधकों को आज़ाद कराए। प्रदर्शन में शामिल हुए बंधकों के परिजनों को डर है कि अगर लड़ाई बढ़ी तो गजा में बचे करीब 20 जिंदा बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। We are here to make it very clear to the Israeli government. हम यहाँ इजरायली सरकार को साफ साफ ये बताने आए हैं कि शायद यही आखिरी मौका है जब हम उन बंधकों की जान बचा सकते हैं। वे लगभग 700 दिनों से हमास की सुरंगों में कैद हैं। यह बिल्कुल ही बेकार और असहनीय है। 700 days, which is absolutely preposterous. पिछले 681 दिनों से हर रोज हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये डरावना सपना खत्म हो जाए। सारे बंधकों को तो पहले ही घर लाया जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब भी बंधकों को छुड़ाया जा सकता है। हम दुआ कर रहे हैं कि हमारी सरकार हमारी आवाज़ सुने। मुझे लगता है कि इजराइल के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अब ये जंग खत्म होनी चाहिए।
जंग छिड़ने के बाद से ये अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। प्रदर्शन को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। इधर इजराइल में प्रदर्शन जारी हैं तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर के गजा में रहने वाले लाखों फिलिस्तीनी नागरिकों को कहीं और बसाने का प्लान कर रहे हैं। यूरोप और अरब देशों की कई सरकारों ने इस प्लान को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली अधिकारी लीबिया, साउथ सूडान, सोमालीलैंड और सीरिया जैसे कई देशों से बात कर रहे हैं कि वो उन फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ जगह दें जो गजा छोड़ने को तैयार हों। इजराइल और अमेरिका मिस्र पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो गजा से लोगों को सीनाई इलाके में बसाने की इजाज़त दे। हालांकि साउथ सूडान ने इन रिपोर्ट्स को झूठा बताते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों को बसाने को लेकर के उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया ने कहा कि वो इलाज के लिए 2000 फिलिस्तीनियों को गजा से अपने यहाँ लाने को तैयार है, लेकिन ठीक होने के बाद वे सब वापस गजा लौटेंगे। हमास ने इजराइल के इस प्लान की आलोचना की है, कहा है कि मानवीय मदद के नाम पर की जा रही ये कोशिश इस बात का सबूत है कि इजराइल का असली इरादा लोगों को जबरदस्ती गजा से निकालने का है। अगली सुर्खी, चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वांग यी सोमवार को 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। उन्होंने 17 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और वांग यी की मुलाकात 18 अगस्त को शाम 5:30 बजे तय है। ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद पहली बार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त के आसपास जापान दौरे पर जाएंगे और उस दौरे के बाद वो चीन के उत्तरी शहर तियानजिन पहुंचेंगे, जहां वे SCO समिट में शामिल होंगे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।